नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम लोग एक ऐसी कंपनी को फाइंड करके लेके आए हैं जो हम समझने की पर्पज से जानेंगे जो आखिर कंपनी में क्या बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल के बेसिस पे मार्केट में परफॉर्मेंस कहां तक क्रिएट करती देखी जाती है और निवेशकों का इंटरेस्ट जो है खास करके स्टॉक मार्केट की भाषा में एक बात किया जाए तो वहां पे क्या कहां पे ऑब्जर्व करती देखी गई है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अपने इस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में। आइए डिस्प्ले पे चलते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कामधेनु को लेकर। ये कामधेनु कंपनी के लेकर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ये कह सकते हैं कामधेनु जो कंपनी है ये इस्पात ही नहीं, कहते हैं टीएमटी वार ही नहीं, अलग अलग सेगमेंट से जुड़ी हुई है, अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई है। लेकिन ऑन एवरेज कह सकते हैं कि ये एक रूरल इंडिया में इसका टीएमटी वार काफी ज्यादा बिक वाली होता है। साथ में कंपनी ये भी कहते हैं कि हम कमर्शियल्स भी कामकाज करते हैं, कमर्शियल्स बिल्डिंग के लिए हमारी टीएमटी द्वार का यूज होता है। और ये चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो कह सकते हैं इनकी क्लाइंट लिस्ट की बात किया जाए तो उन्होंने ये कहा कि इनके पास अच्छे खासे क्लाइंट हैं। कामधेनु इसकी बात कहती है और इनकी यदि रोड मैप को देखा जाए, ब्रांड को देखा जाए तो उनको लेकर देखा जाए तो कामधेनु टीएमटीज हैं, नेक्स्ट हैं और इसके अलावा कह सकते हैं कि कामधेनु पेंट भी इनकी आती है। तो जो एक तो ये इनकी बिजनेस मॉडल जहाँ पे कामधेनु स्टील्स हैं, कामधेनु की जो स्टील के अलग अलग जो पाइप्स होती है उससे बनने वाली जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कंपनी कामकाज करती है। इसको जानने के पीछे वजह क्या है, पहले उसको जानते हैं, एक नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, उसको जानने की वजह यह है कि जब हम स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी कंपनी को फाइंड आउट कर रहे थे जो कंपनी की कंडीशंस बताऊं आपको, तो कंडीशंस हमने लिया था, अभी रिसेंटली की बात करूं तो हमने ऐसे कंडीशन लिया कि एक ऐसी हमें कंपनी चाहिए मार्केट से जो 1,000 से लेकर के 5,000 करोड़ की मार्केट कैप, उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस करंट सिचुएशंस का हो वो अर्निंग पर शेयर के मुताबिक 20 और उससे ज्यादा मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। ये तो था मेरा दूसरा कंडीशन। और तीसरी कंडीशन हमने कहा कि चलो 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की एक स्टॉक की हमें सर्च करके बताओ। तो वो हमें एक स्किनर ने हमें एक फाइंड आउट करके दिया, उसमें एक नाम शामिल हुआ जिसका नाम हमने रखा, देखा कि कामधेनु कंपनी है, कामधेनु इस्पात है, कामधेनु टीएमटी वार बनाती है, कामधेनु स्टील्स बना में कंपनी कामकाज करती है। तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसकी फंडामेंटल से लेकर के जो मार्केट की ट्रेंड है उसको रफ्तार को जानने की कोशिश करते हैं। आइए जरा डिस्प्ले पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे वीडियोस में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने डिस्प्ले पे और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए कामधेनु टीएमटी को लेकर के जब हमने कंडीशंस बात आपके सामने बताई कि हमने कुछ कंडीशंस रखा था और कंडीशन की बेसिस पे कुछ कंपनी हमारे सामने दर्ज करती दिखी जिसको हम कहते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, लेकिन मार्केट में चलती बुलती नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या इसकी बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक्स कामकाज कर पाएगी? तो ये कहती है कि बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट केवल 400% हाइक कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू से कह सकते हैं कि डबल के आसपास की बात का शामिल करता है। और स्टॉक की प्राइस कभी फिलहाल की सिचुएशन में देखेंगे तो हायर से लोअर में फिलहाल भी बॉटम के आसपास खड़ी है। इस तरह के स्टॉक को प्राइस को कहते हैं नियर अबाउट द 52 वीक लो, क्योंकि अभी लगातार इसमें गिरावट रही है। लेकिन यदि आप इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक इस स्टॉक को जानने की कोशिश करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो यहां बिल्कुल ही भीड़ नहीं है, यहां अंडर वेट की बात कहती है। पहली सवाल आती है। दूसरा आता है कंपनी को कुछ और चीज को जानने की जरूरत है। तो हमने देखा है कंपनी ओवरऑल अपने नेट इनकम मार्जिन में करीब 8% की कमाई को सेव भी कर लेती है, जिसमें कि कहते हैं कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा तो काफी अच्छी जगह यूटिलाइजेशन की बात की थी जहाँ पे 24% से लेकर के और 33% तक रखती है। वहीं पे कंपनी की यदि आप प्रमोटर्स कंट्रोल को देखेंगे तो करीब नियरली 50% के आसपास रखी है। डेट टू इक्विटी करंट रेशियो के नंबर, इन सब चीजों को हम काट देते हैं क्योंकि यदि दिसंबर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है तो फिर ये हमारे लिए इरिलीवेंट हो जाएगा और ये फिर आप कहेंगे कि ये तो मैंने गलत बता दिया, क्योंकि ये वो डेटा है जो हमें बिजनेस मॉडल के बेसिस पे कंपनी की रिस्क फैक्टर को दर्शाता है कि आखिर कंपनी खुद कितने रिस्क लेकर के कारोबार करती देखी गई है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे जो कामधेनु है वो किस
सेगमेंट से सबसे ज्यादा पैसे कमाती है? क्या वो पेंट बेचकर कमाती है? क्या वो स्टील पाइप बेचती है? क्या वो आयरन से कमाती है? तो इसको भी जानने की अब कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल आता है जो कंपनी का फिलहाल के मुताबिक मार्केट में रफ्तार कैसी रही है। अब देखिए, यहाँ पे यदि क्वार्टरली डेटाबेस को आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं क्वार्टरली टू क्वार्टरली डेटाबेस में कंपनी करीब करीब 200 करोड़ की टर्नओवर सितंबर में पहुंची थी। और दिसंबर में जैसे अभी इसी साल की बात करूं, मैं कुछ बात और इंक्लूड करूं, जैसे सरकार ने कहा था कि शायद नए प्रधानमंत्री घर आवास बनाएगी, ये करेगी वो करेगी। तो इससे क्या होगा, कुछ कंपनियों को फायदा होता है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फायदा किसको होता है? टीएमटी वार वाले कंपनी को। तो उसका सेल्स बढ़ोतरी हो सकता है। कहाँ पे? रूरल इंडिया के अंदर। यहाँ पे 190 करोड़ की टर्नओवर थी, उसमें कंपनी 9% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रखती है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा बहुत बचा के रखती है। जबकि कंपनी में इंटरेस्ट और अदर सोर्स ऑफ इनकम को आपस में यदि आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं के मुताबिक बनती देखी गई है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। ईयरली ग्रोथ को लेकर के देखा जाए तो कंपनी का सेल्स अभी तक लगातार निगेटिव रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। जबकि कंपोनेंट प्रॉफिट को लेकर कहती है कि लगातार अप ट्रेंड रहा है। स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड जाहिर करती नजर आई थी, लेकिन पिछले एक साल में 31% से ज्यादा टूट गई है इसकी स्टॉक प्राइस। अब रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार अच्छी रिटर्न की तरफ दिखाती है। मतलब ये हो गया, यदि आप इनको कुछ पहलू की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दो तीन पहलू निकल के आता है। एक तो पहला पहलू है जो इनका सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिक्लाइनिंग था, प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में जंप था। तीसरी बात कहती है कि स्टॉक प्राइस में 31% की डिक्लाइनिंग रेशियो था। चौथी बात कहती है रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के अप ट्रेंड थी। तो मतलब एक दिशा इधर एक दिशा इधर, आप आपस में एक कॉन्ट्राडिक्शन और क्या होगी, इस बीच में एक निकल के आएगी और एक ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आएगी जहां से मार्केट को रिवर्सल करने में आसानी हो सकती। इसके अलावा यदि हम कंपनी को रिस्क फैक्टर देखें तो कोई रिस्क फैक्टर एक महीने की बात कहती है। कंपनी में कोई कर्ज था नहीं, स्टार्टिंग से नहीं था। जो फंड उन्होंने रिजर्व और कैपिटल लिया था मार्केट से, वो सारे के सारे ज्यादातर फंड इनके इन्वेस्टमेंट अदर एसेट्स के अंदर और फिक्स एसेट्स के अंदर भी डील करती देखी गई है। उसमें भी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं दर्ज करती। लेकिन यदि सितंबर तक का डेटा बेस है तो चिंता की बात ये मैं इंक्लूड करता हूं कि 8% कमाने के पीछे मार्केट इनकी आउटस्टैंडिंग कितना रहा सेल्स के आधार पे? केवल 8%। तो ये बिल्कुल चिंता नहीं है। यदि आप प्रॉफिट के वर्सेस पे आउटस्टैंडिंग को कंपेयर करेंगे तो वो 95% कहता है। मतलब तब भी 5% के इनके पॉकेट में पैसा आ चुका। निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है कि कंपनी में करीब करीब 27,000 निवेशक है, जो कि पहले से धीरे धीरे अब यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे प्रमोटर के अलावा FII की भूमिका में FII की करीब 6% की भूमिका रही, तो DI बिल्कुल नहीं है। हम पब्लिक के पास करीब 44% की होल्डिंग, क्योंकि DI ने FII ने अपनी होल्डिंग को यहाँ से बिकवाली किया। पीयर्स के मुताबिक अब कंपेयर करेंगे जहां पे रत्नामणि मेटल्स होगा, शारदा एनर्जी है, IMNDC जैसी कंपनी शामिल है, उन कंपनियों के आगे इनमें कुछ चीजों को लेकर के तो मार्केट में रेस ज्यादा भरी पड़ी है। दूसरे एंगल से कहता है बुक वैल्यू के मुताबिक तब भी नियर अबाउट, कुछ कंपनी से ज्यादा तो कुछ कंपनी से कम का आंकड़ा कहती है। लेकिन अर्निंग के मुताबिक आप देखेंगे तो जो बाकी कंपनी अर्निंग करती है, जिसमें कि समय चर्चा करूं रत्नामणि मेटल्स को, तो ये 11% की सेविंग करती है। तो वहीं पे इन कंपनियों के आगे ये दर्ज करती देखी गई तो जो 8% की कमाई करती है। लेकिन इसको भी हमने एक अलग कलेक्टिविटी डेटा को लेकर के सामने रखने की कोशिश किया है और हमने एक डेटाबेस कलेक्ट किया है यहां से, और वो ये कहता है कि स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक आप देखेंगे पीयर्स को कंपेयर करने पे, तो यहाँ पे जो सेम अर्निंग वाली कंपनी है, सेम रेवेन्यू साइड वाली कंपनी है, उनकी रफ्तार के आगे इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रहा उसको लेकर के मैंने एक नजर आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। और वो ये कहता है कि इस कंपनी में यदि हम स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक जाने तो ये कह सकते हैं कि इन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था ओनली ऑन रेवेन्यू के मुताबिक तो करीब करीब 7% के आसपास क्रिएट करती है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो भी करीब इसमें डिक्लाइनिंग रेशियो की बात कहती है।
इसमें ओवरऑल केवल 3% की आंकड़ा देती है, लेकिन जो हमने डेटा कैलकुलेट किया लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को लेकर के, वहां पे आंकड़ा क्या देती है, वहां पे आंकड़ा साझा करती है करीब करीब कह सकता हूं जो नियरली 8% के आसपास। तो चलिए 8% वाली इनकम जो इनकम जनरेट करके सेव करती है, उस कंपनी को कुछ और हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी रिसेंटली की बात में तभी उन्होंने कुछ अपडेट दिया था, उन्होंने बोर्ड मीटिंग को लेकर शायद अपडेट दिया है कि शायद उन्होंने जो शेड्यूल किया है वो रिजल्ट को लेकर के वो कि 12 फरवरी को उनको रिजल्ट आने की शायद उम्मीद किया जाता है। उन्होंने बोर्ड मीटिंग को शेड्यूल किया है और उसके बाद मार्केट में कुछ हलचल हो सकती है। कंपैरिजन यदि इनको रिस्क और रिवार्ड को देखेंगे तो रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपनी अर्निंग जो है वो अदर सोर्स ऑफ इनकम से काफी कम करता है। पर जो होल्डिंग है प्रमोटर को लेकर के उसने थोड़ा सा डिक्लाइनिंग की रात कहती है। लेकिन चलिए एक सेगमेंट वाइज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कंपनी का जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है वो किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्या वो टिप्टी बार बेचकर कमाती है, स्टील बेच के कमाती है, या कुछ। यहाँ पे इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दिया है कि कंपनी केवल और केवल आयरन और स्टील प्रोडक्ट से डील करती है और इनको लेकर के दर्ज करती देखी गई है। इसके अलावा कुछ पार्ट को और जानने की कोशिश किया जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी कुछ देती लेती भी है, तो बिल्कुल देने लेने के बाद भी देखते हैं। कंपनी 2024 तक के डेटाबेस के मुताबिक कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया था। अभी रिसेंटली की बात करूं तो जनवरी के महीने में इन्होंने स्टॉक को स्प्लिट किया था, 10 के बदले 1 किया, तो इसकी प्राइस क्या हो गई, एडजस्टमेंट हो गई। और इसके अलावा यदि हम इसकी कंपैरिजन करते हैं सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या बीएससी इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ सालों में 2 साल से लेकर के 10 सालों में तो करीब 10% से लेकर के करीब 1800% की हलचल क्रिएट करती दिखी। लेकिन पिछले 1 साल से इनकी रेशियोज में लगातार डिक्लाइनिंग दर्ज करती देखी गई है और यही एक आंकड़ा साझा करती पाई गई है। फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी स्टॉक के तौर पे बनी हुई है। इसको फंडामेंटली तो कंपनी का कामकाज ठीक है, अच्छा खासा काम कर, परफॉर्मेंस लेवल ठीक है, सेल्स का ग्रोथ लेवल है, लेकिन ईयरली बेस पे डिक्लाइनिंग है, प्रॉफिट रेशियो बेटर है और इसको लेकर के कोई भी हमारे साइड से ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। लेकिन दोस्तों एक सिंगल से हम लोग गोल्डन रूल को लेकर चर्चा करते हैं, हमेशा करते हैं। गोल्डन रूल ये कहता है कि लोग अक्सर कहते हैं कि टारगेट क्या है, एसएल क्या है। देखिए दोस्तों, टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस, हम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिस्क फैक्टर को लेकर। जहां भी एंट्री करते हैं तो उसके मुताबिक अपने रिस्क फैक्टर को आप देखिए। और एसएल का मतलब है केवल और केवल सेविंग करना। यदि अपनी कैपिटल ज्यादा डूबती हो तो फिर क्या करना चाहिए, अपनी कैपिटल को बचाने के लिए एसएल का सदुपयोग करना चाहिए। और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज ए लर्नर। तब तक के लिए यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।